गुड इवनिंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं मानवेंद्र प्रताप सिंह आपका एक बार फिर से हार्दिक इस्तकबाल करता हूं आपके अपने चैनल कौटिल्य विधि एकेडमी पर। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ पर साइंस की एक बेहद खूबसूरत शानदार सी मज़ेदार सी एक सीरीज चल रही है, जिसमें हमारे कंसेप्ट के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उन सभी की प्रैक्टिस हो रही है चैप्टर वाइज। तो यहाँ पे कल हमारा एक चैप्टर स्टार्ट हुआ था रेस्पिरेशन। तो उसके लगभग हमने 30 क्वेश्चंस देखे, जो काफ़ी आप लोगों ने उसके आंसर भी किए थे। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो भी रेलवे की परीक्षाएं हैं इनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं इस परीक्षा में। तो उस परीक्षा को देखते हुए उसके दृष्टिकोण से यहाँ पर ऐसे सारे क्वेश्चन सेट किए गए हैं जो आपके लिए काफ़ी बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे। तो उन क्वेश्चंस को लगाते हैं आज। और एक ये लास्ट सेशन है रेस्पिरेशन का, फिर इसके बाद अगला जो सेशन रहेगा वो सेल से संबंधित होगा। ठीक है, यानी कोशिका से संबंधित होगा। कोशिका के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसकी प्रैक्टिस यहाँ पे कराई जाएगी। ठीक है ना। तो रेस्पिरेशन का आज का पहला क्वेश्चंस क्या होगा। तो आज का पहला जो क्वेश्चंस है वो है, क्वेश्चन है श्वसन के मुख्य प्रकार कौन से हैं। यानी जो हमारा रेस्पिरेशन होता है तो वो कितने प्रकार का होता है। तो रेस्पिरेशन से संबंधित यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन है वो है वायवीय, अवायवीय। यानी ऑक्सी श्वसन कहते हैं वायवीय को, और अनॉक्सी श्वसन कहते हैं हम किसको, अवायवीय को। तीसरा ऑप्शन है आपका दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो रेस्पिरेशन होगा, ये रेस्पिरेशन जो मोस्टली होता है ये टू टाइप का होगा। यानी दो प्रकार का होता है रेस्पिरेशन, जिसमें यहाँ पे एक आपका ऑक्सी श्वसन होगा और एक अनॉक्सी श्वसन होगा। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो यहाँ पे अगर हम देखें कि जो ऑक्सी श्वसन होगा दोनों ही कंडीशन में देखा जाता है कि इनमें जो एक कार्बोहाइड्रेट होती है जिसका नाम क्या रहेगा, ग्लूकोज रहेगा। और ग्लूकोज का जहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, जो ऑक्सीकरण होगा, तो ये ऑक्सीकरण जो होता है वो कब होगा। तो यहाँ पे जो ऑक्सीकरण होता है तो वो कब होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंटेशन में। यानी जहाँ पे ऑक्सीजन उपस्थित होगा और उपस्थिति में ही क्या रहेगा, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण। तो वो श्वसन कौन सा कहलाएगा, ऑक्सी श्वसन। और दूसरी कंडीशन में क्या है कि यहाँ पर भी ग्लूकोज रहेगा और ये ग्लूकोज का यहाँ पर भी ऑक्सीकरण होगा। लेकिन डिफरेंस क्या रहेगा, तो दोस्तों इसमें जो डिफरेंस रहेगा वो क्या रहेगा कि ऑक्सीजन यहाँ पे कैसी रहेगी, तो ऑक्सीजन यहाँ कैसी रहेगी, ऑक्सीजन यहाँ रहेगी एब्सेंट। और जब ऑक्सीजन यहाँ पे एब्सेंट रहेगी यानी अनुपस्थित रहेगी, तो यहाँ पे दोनों ही कंडीशन में ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ग्लूकोज का हो रहा है, जिसके कारण यहाँ पे आपको एटीपी ऊर्जा का फॉर्मेशन होता भी है। तो इन दोनों श्वसन में जो एटीपी ऊर्जा का फॉर्मेशन होगा वो कितना होगा, तो वो होता है 38 एटीपी का। कितने एटीपी का, 38 एटीपी। अब आप कहेंगे कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ये अपने आप में क्या रहेगा, तो ये अपने आप में एक एनर्जी होती है जो माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होगी। और जब ये माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होती है तो यहीं से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया निम्नलिखित में से क्या कहलाता है, या फिर ऊर्जा का पावर हाउस यानी ऊर्जा ग्रह किसे कहते हैं। तो ऊर्जा ग्रह किसे कहते हैं, तो ऊर्जा ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में हम जानते हैं किस नाम से, तो ये जाना जाता है सूत्र कणिका के नाम से। तो सूत्र कणिका को ही पावर हाउस कहा जाता है जिसमें एनर्जी स्टोर होती है। वो एनर्जी स्टोर कौन सी होगी, तो वो एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होगी। उसकी क्वांटिटी कितनी होती है, तो 38 होगी। ऐसा कब होगा, जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है बॉडी में। और बॉडी में ऑक्सीडेशन जो होता है वो दो प्रकार से होगा, एक तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में और अनुपस्थिति में। तो इसी टाइप से यहाँ पे अगर हम बात करें कि जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तब ये वायुवीय श्वसन कहलाएगा, यानी ऑक्सी श्वसन कहेंगे। और जब ये ग्लूकोज ऑक्सीकरण होगा लेकिन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगी तब ये अवायुवीय श्वसन कहलाएगा। इसका मतलब इसका जो सही आंसर बनेगा दोस्तों, वो सही आंसर कौन सा बनेगा, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन से कई सारे आपके क्वेश्चन सॉर्ट आउट होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन क्या है,
ऑक्सीश्वसन के चरण कौन से हैं? तो देखिए ऑक्सीश्वसन के चरण यानी जो ऑक्सीश्वसन होता है ये कितने स्टेप में होगा। यहाँ पे हमने ये देखा कि रेस्पिरेशन जो है वो 2 टाइप से हो रहा है। अब यहाँ पे इनमें से पहला ऑक्सीश्वसन है, तो वो ऑक्सीश्वसन के स्टेप कौन कौन से हैं? ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स चक्र, ईटीएस या फिर तीनों? तो देखिए यहाँ पे जो आपका ऑक्सीश्वसन है इन तीनों स्टेप में काम करता है। ऑक्सीश्वसन क्या रहेगा? तीनों स्टेप में काम करेगा। पहला स्टेप कौन सा है? ग्लाइकोलिसिस है। कौन सा है? ग्लाइकोलिसिस। यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस की अगर हम बात करें तो ग्लाइकोलिसिस एक ऐसा फैक्टर होता है जो वायवीय श्वसन में होगा। इसमें ग्लूकोज साइट्रिक अम्ल में टूटेगा और साइट्रिक अम्ल किस में टूटता है? पायरुविक में। तो यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस के साथ साथ क्रेब्स चक्र क्रिया यानी क्रेब्स साइकिलिंग। तो यहाँ पे क्रेब्स इसका एक वैज्ञानिक के नाम पर नाम पड़ा, क्रेब्स चक्र। ठीक है, हैंस क्रेब्स एक वैज्ञानिक थे जो ब्रिटिश के थे, जिन्होंने 1937 में इस क्रेब्स चक्र का यहाँ पे क्या किया था? तो इसकी खोज की थी। ठीक है, तीसरा कौन सा आता है? तो तीसरा आता है ईटीसी। ईटीसी की अगर हम बात करें तो इसे हम जानते हैं किस नाम से? तो इसे हम जानते हैं इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट चेन के नाम से। इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट चेन यानी विद्युत यातायात चेन जो होती है, श्रृंखला जो होती है, ठीक है ना। तो ये तीनों किसके फैक्टर रहेंगे? तो ये ऑक्सीश्वसन के रहेंगे। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी की अगर हम बात करें तो ये तीनों ही हमारे ऑक्सीश्वसन के स्टेप होते हैं। बात समझ गए? तीनों ही ऑक्सीश्वसन के क्या होंगे? स्टेप्स होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या होगा? तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। ग्लाइकोलिसिस की खोज किसने की थी? देखिए यहाँ पे जो ऑक्सीश्वसन का पहला स्टेप ग्लाइकोलिसिस है और ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया की जो खोज हुई थी वो किसके द्वारा हुई है? तो मेयर हॉप के द्वारा, एमडेन के द्वारा, पारनास के द्वारा। तो यहाँ पे इसका यही आंसर सही है कि यहाँ पर ये तीनों ही व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने खोज की थी किसकी? ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस की। और ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस कहाँ पर संपन्न होता है, कहाँ पर ये कंप्लीट होता है? तो ये ऑक्सीश्वसन में होगा, जहाँ पे ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे किसकी कि यहाँ पे जो ग्लाइकोलिसिस है, तो ग्लाइकोलिसिस की खोज किसने की थी? तो मेयर हॉप, एमडेन और पारनास ने की थी। अब ये तीनों यहाँ पे देखिए इनको हम किस नाम से जानते हैं? तो एम, ई और पी के नाम से। ठीक है, तो इन्हें एम ई पी, तो एम ई पथ किसे कहते हैं? इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है एम ई पथ किससे संबंधित है? तो ये संबंधित होगा श्वसन से। किससे संबंधित होगा? श्वसन से। अब ये एम ई पी कहाँ का प्रोसेस है? तो इस प्रोसेस की जो बात हुई थी तो वो जर्मनी में हुई थी, क्योंकि ये तीनों वैज्ञानिक कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये तीनों वैज्ञानिक जर्मन के ही हैं और इन तीनों वैज्ञानिकों ने ही एक पथ चलाया था, एक रास्ता दिया था। तो वो रास्ता कौन सा है? ग्लाइकोलिसिस का। और इसी ग्लाइकोलिसिस साइकिलिंग में क्या रहता है कि हमें 36 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो सबसे ज्यादा जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट नामक, वो सबसे ज्यादा कौन से प्रोसेस से प्राप्त होती है? तो वो होगी ग्लाइकोलिसिस से। किससे होगी? ग्लाइकोलिसिस से। अब बात ये आती है कि ये ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस संपन्न कहाँ होता है? तो ये कहाँ पर होगा? तो ये होता है साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म यानी इसे हम जानते हैं कोशिका द्रव्य के नाम से। अब देखिए जो कोशिका द्रव्य है ये क्या है? तो कोशिका द्रव्य क्या होगा? तो जो हमारी सेल पाई जाती हैं, जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी होता है, यानी शरीर की सबसे छोटी कोशिका होगी, उसमें एक लिक्विड पाया जाता है जिसे हम प्रोटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। देखिए इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होगा। ये एक बड़ा सेल है, जब हम इसे सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखते हैं तो ये कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। और इसे जो चारों ओर से घेरे हुए है इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो सेल वॉल के नाम से जानते हैं। और क्वेश्चन यहां से भी बनता है कि जो सेल वॉल होगा वो किससे मिलकर बना होता है? तो देखिए जब जब यहाँ पे सेल वॉल, अगर मानव की बात आती है कि मानव कोशिका में सेल वॉल किसका बना होगा,
तो ये बना होता है लिप प्रोटीन का। किसका? लिप प्रोटीन का बना होगा। लेकिन अगर बात ये आती है कि वनस्पति कोशिका में सेल वॉल किसका बना होता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट का बना होगा। और वो कार्बोहाइड्रेट कौन सा होगा? तो उस कार्बोहाइड्रेट का नाम होता है सेल्यूलोज। क्या नाम होता है? सेल्यूलोज। तो इसी कोशिका भित्ति के अंदर क्या भरा होता है? एक तरल पदार्थ भरा होगा। और उसी तरल पदार्थ को हम किस नाम से जानते हैं? तो इस तरल पदार्थ को जाना जाता है प्रोटोप्लाज्म के नाम से। तो प्रोटोप्लाज्म जो होता है इसे हम जीव द्रव्य कहते हैं। और इस जीव द्रव्य की जो खोज की थी वो किसने की थी? तो जोहान्स पुरकिंजे ने। किसने खोज की थी? जोहान्स पुरकिंजे ने इसकी खोज की। और इन्होंने ही बताया था कि जो जीवन है, जीवन का जो भौतिक आधार है वो क्या है बॉडी में। तो जीवन का जो भौतिक आधार है वो प्रोटोप्लाज्म है। अब इसी प्रोटोप्लाज्म को कई नामों से जाना जाता है। कई नाम से कैसे? जैसे कि आपने सुना होगा कि यहाँ पे एक प्रोटोप्लाज्म होता है, एक साइटोप्लाज्म होता है और एक न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। मीन्स बात यह है कि ये तीनों अपने आप में प्रोटोप्लाज्म ही होते हैं, लेकिन विशेष स्थान पर विशेष नाम से जाना जाता है। जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर हलवा बनता है सूजी का, उसी हलवा को केरल में, साउथ इंडिया में उसे रवा केसरी के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब हमारे यहाँ पे जो खीर बनती है दूध से, उसे हम खीर कहते हैं, लेकिन उसी को साउथ इंडिया में अड़ा पायसम के नाम से जाना जाता है। कहीं पर आपने देखा होगा कि शर्ट को कमीज कहते हैं, कहीं पर बुरशट कह देते हैं। तो ये विशेष स्थानीय नाम होते हैं। वही कंडीशन इस जीव द्रव्य की है कि जो जीव द्रव्य होगा वो पूरी कोशिका में फैला हुआ है, तो जीव द्रव्य। लेकिन अब इसी कोशिका में क्या होगा कि एक केंद्रक होगा, और केंद्रक के जब मध्यवर्ती क्षेत्र में ये जीव द्रव्य पहुंचेगा तो इसका नाम हो जाएगा केंद्रक द्रव्य। क्या नाम हो जाएगा इसका? केंद्रक द्रव्य। अब साथ में ही क्या होगा कि इस केंद्रक के चारों ओर क्या होगा? एक मेम्ब्रेन होगा, जिसे हम केंद्रक झिल्ली कहते हैं। जो केंद्रक झिल्ली में जब ये जीव द्रव्य पहुंचेगा तब ये किस नाम से जाना जाएगा? तब ये जाना जाएगा कोशिका द्रव्य के नाम से। तो ये जो केंद्रक झिल्ली में पाया जाता है लिक्विड, इसी लिक्विड को कोशिका द्रव्य कहते हैं। और इसी कोशिका द्रव्य में क्या होता है? तो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस पूरा होता है। कंप्लीट कहां पर होगा ये? तो कोशिका द्रव्य में होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त तीनों, यानी मेयरहोफ और एम्डेन और पारनास ने इसी कोशिका द्रव्य में इस प्रोसेस को खोजा था। ये तीनों वैज्ञानिक जर्मन से बिलोंग करते हैं, इसीलिए यहाँ पर एक पथ का नाम दिया जाता है MEP। और इसे ऐसे भी EMP के नाम से भी मिलता है। EMP पथ क्या है? तो EMP पथ एक वो पथ है जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के बारे में बताता है। बात समझ गए? ठीक है। तो ये इसका पूरा प्रोसेस था जिसके माध्यम से हमें 36 ATP ऊर्जा प्राप्त रहेगी श्वसन के दौरान। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, अभी आपको बताया गया था कि EMP पथ कौन सा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि EMP पथ किसे कहा जाता है, और आपके पास ऑप्शन है TCA चक्र को, क्रेब्स चक्र को, ग्लाइकोलिसिस चक्र को, ETS चक्र को। तो यहाँ पे आपके सामने ये क्वेश्चन आ चुका है और इसका आप सही आंसर लगा सकते हैं। तो वो सही आंसर क्या होगा? तो वो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस EMP पथ कहा जाता है। जो खोज करता थे तीनों वैज्ञानिक, वो तीनों वैज्ञानिकों का नाम EMP के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या रहेगा? तो अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर इस प्रकार है कि श्वसन पथ किस प्रकार का पथ है? कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिक, एम्फीबॉलिक, इनमें से कोई नहीं। तो श्वसन यहाँ पे जो है वो किस प्रकार का पथ है? श्वसन यहाँ पे किस प्रकार का पथ होगा? कैटाबॉलिज्म होगा, या फिर एनाबॉलिक होगा, या फिर एम्फीबॉलिक होगा? तो यहाँ पे कैटाबॉलिज्म की अगर हम बात करें तो कैटाबॉलिज्म जो होता है वो किस में रहेगा? तो कैटाबॉलिज्म पाचन तंत्र से संबंधित है। किससे संबंधित होगा? पाचन तंत्र से संबंधित होगा। लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया दूसरा, इसका ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है एनाबॉलिक। तो दूसरा जो एनाबॉलिक ऑप्शन होगा वो यहाँ पे क्या कहलाएगा? तो एम्फीबॉलिक।
एनाबॉलिक इससे संबंधित नहीं होता, एम्फीबॉलिक इससे संबंधित होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एम्फीबॉलिक। अगले क्वेश्चन में आपको जो एक यहाँ पे लाइन मिलेगी तो उसमें एम्फीबॉलिक का हम यूज करते हैं, तो वहां पे जो श्वसन होगा वो क्या रहेगा, एम्फीबॉलिक रहेगा। ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। श्वसनीय क्रियाधार पदार्थ कौन सा है, श्वसनीय क्रियाधार पदार्थ कौन सा रहेगा। तो श्वसनीय क्रियाधार पदार्थ कौन सा है, तो उसमें ऑप्शन है आपके पास कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और उपर्युक्त तीनों। जी, तो यहाँ पे अगर हम इसका सही आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे अगर हम देखें कि श्वसनीय जो क्रियाधार है, व्हाट आर द रेस्पिरेटरी सब्सटेंस, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, उपर्युक्त तीनों। तो देखिए यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट होता है तो वो हमें एनर्जी प्रोवाइड कराएगा, तो इसका जो सही आंसर होगा वो सही आंसर क्या होता है, तो वो सही आंसर है कार्बोहाइड्रेट। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज का एक रूप होगा और यहाँ पे जो ग्लूकोज रहता है तो वो कार्बोहाइड्रेट है, वो उसका क्रियाधार यानी उसका एक सब्सटेंस होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही आंसर। ग्लाइकोलिसिस क्रिया कहाँ संपन्न होती है, देखो अभी ये मैंने आपको बताया था कि ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस कहाँ पर कंप्लीट होता है, तो कोशिका केंद्रक में, कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में या क्रिस्टी में। तो देखिए यहाँ पर जो ये संपन्न होता है तो ये कहाँ पर संपन्न होगा, तो ये संपन्न होता है कहाँ पर, कोशिका द्रव्य में। कहाँ पर संपन्न होगा, कोशिका द्रव्य में होगा। कोशिका द्रव्य इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या है, हैंस क्रेब ने किसकी खोज की थी। देखिए क्रेब्स चक्र अभी आपको जब ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस बताया था तो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में बताया था कि यहाँ पर एक व्यक्ति और थे हैंस क्रेब्स। हैंस क्रेब्स ब्रिटिश के एक वैज्ञानिक हैं, इन्होंने जो 1937 में खोज की थी, तो वो 1937 में किसकी खोज की थी, तो क्रेब्स चक्र की खोज की थी। यानी इन्होंने 1937 में किसकी खोज की थी, तो वो खोज की थी किसकी, क्रेब्स चक्र की। ठीक है, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है, लेकिन ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। ये क्रेब्स चक्र का एक प्रोसेस होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि ये इसी का प्रोसेस है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्रेब्स चक्र की शुरुआत किससे होती है। देखिए मैंने आपको अभी बताया था क्रेब्स चक्र की शुरुआत साइट्रिक अम्ल होगा, फिर पायरविक अम्ल होगा, फिर यहाँ पे लैक्टिक अम्ल होगा, फिर CO2, फिर वाटर वेपर। तो यहाँ पे आपको सही आंसर मिल चुका है, तो उसका सही आंसर क्या होगा, उसका सही आंसर होगा क्या, तो ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए की बात करें कि साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल से शुरुआत होती है किसकी, क्रेब साइक्लिंग की। ठीक है ना, क्रेब साइक्लिंग की शुरुआत जो होती है वो किससे होती है, साइट्रिक एसिड से। चलिए अगला क्वेश्चन है आपकी डिस्प्ले पर और वो क्वेश्चन क्या है कि श्वसन के दौरान विमुक्त CO2 के मुकाबले प्रयुक्त O2 की मात्रा अधिक हो तो वो पदार्थ क्या होगा। यानी श्वसन के दौरान विमुक्त CO2 के मुकाबले प्रयुक्त O2 की मात्रा, यानी CO2 के मुकाबले ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो तो वो पदार्थ कौन सा होता है। जी, यहाँ पर वो पदार्थ कौन सा होगा जहां पर इसकी मात्रा होगी, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो देखिए CO2 के मुकाबले जो कार्बनिक अम्ल होते हैं उनकी होती है और जो प्रोटीन होता है उसकी होती है। इसका मतलब इसमें जो ऑप्शन बन रहे हैं वो ऑप्शन कौन से हैं, तो वो ऑप्शन है ए और सी। ठीक है, तो ए और सी इसका यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। इस समय क्या होता है कि जब हम श्वसन क्रिया करते हैं तो श्वसन क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले में जो ऑक्सीजन होती है इसकी मात्रा अधिक हो जाती है, लेकिन वो कौन कौन से पदार्थ से होगी, तो वो प्रोटीन से होगी और कार्बनिक एसिड से होगी। तो इसका सही आंसर क्या है, ए और सी है। ठीक है जी, तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, RQ क्या है, रेस्पिरेटरी क्वांटिटम क्या है।
तो रेस्पिरेटरी क्वांटिटम क्या होगा, ऑक्सीजन गुणांक होगा, श्वसन गुणांक होगा, ताप गुणांक। यानी इसमें क्या होता है, दो चीजें होंगी। देखिए, एक तो हम क्या करते हैं, जब हम श्वसन क्रिया करते हैं तो श्वसन क्रिया के समय क्या करते हैं, ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। और जब ये ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है तब यहां पर किसका फॉर्मेशन होता है, तो प्रोडक्शन होता है किसका, CO2 का। तो यहाँ पे अब आपने क्या देखा कि यही है आपका क्वांटम, कौन सा, रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी क्वांटम बराबर CO2 का उत्पादन बटे ऑक्सीजन का उपयोग। यानी जितना हम ऑक्सीजन का यूटिलाइज करते हैं उसका डिवाइड कर देते हैं जितना हमारे अंदर CO2 का प्रोडक्शन होता है। और यही कारण है कि जब हम वायुमंडल में उपस्थित CO2 की मात्रा 0.03%, इतना तो हम इसे इनहेलेशन में यूज करते हैं। इनहेलेशन का मतलब सांस लेते समय, और सांस छोड़ते समय हम कितना करते हैं, तो इसे हम करते हैं 4%, जो कहा जाता है एक्सहेलेशन यानी उत्श्वसन। तो यहाँ पे जब हम श्वास लेते हैं तो हम 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो 4% आपकी CO2 है, तो ये CO2 4%। अब देखिए यहाँ पे जो ये मात्रा बढ़ती है, इंक्रीजमेंट कर रही है, वो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं प्रोडक्शन CO2 का हमारी बॉडी के अंदर किसी न किसी के माध्यम से हो रहा है। और वो किसके माध्यम से होता है, तो वो आपके कार्बनिक अम्ल और प्रोटीन के माध्यम से होता है। क्योंकि जब हम इन्हें भोजन के तौर पर लेते हैं तो इनका मेटाबॉलिज्म होगा, और मेटाबॉलिज्म से फॉर्मेशन होता है दो चीजों का, एक वाटर वेपर का और दूसरा CO2 का। तो यहाँ पे ये किसकी दर है, तो ये श्वसन गुणांक है। श्वसन गुणांक का मतलब O2 का उपयोग, CO2 का उत्पादन। यानी जितना हम ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं उतने का डिवाइड करते हैं किस में, यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ CO2 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा श्वसन गुणांक। श्वसन गुणांक ही दर्शाता है किसको, RQ को। तो यहाँ पर इसका सही जो ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन आए हुए हैं, सभी आपके रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, तो इन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, अनॉक्सी श्वसन में RQ गुणांक होगा। अब यहाँ पर ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन दो बातें हैं। अब ऑक्सी श्वसन एक ऐसा श्वसन होता है जहां पर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा लेकिन ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। अनॉक्सी श्वसन क्या है कि वहां पर भी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा लेकिन वहां पर ऑक्सीजन एब्सेंट होगी। तो उस समय रेस्पिरेशन क्वांटिटम क्या होगा, क्या वो रेस्पिरेशन क्वांटिटम शून्य होगा, क्या वो एक होगा, क्या वो अनंत होगा, क्या वो एक से अधिक होगा। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर क्या रहेगा जी, तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर होगा एक से अधिक। एक से अधिक इसका सही आंसर होता है, एक से अधिक, क्योंकि यहां पर कार्बोहाइड्रेट का यूटिलाइज किया जाता है और कार्बोहाइड्रेट में एक से अधिक यहां पर रेस्पिरेशन क्वांटम बनते हैं, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन का उपयोग तो होता है लेकिन साथ में CO2 का उत्पादन ज्यादा होता है। तो उत्पादन ज्यादा होने पर इसका सही आंसर क्या लगेगा कि एक से अधिक। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। रेस्पायरोमीटर से हम क्या माप सकते हैं, एक रेस्पायरोमीटर है, तो यहां पर आप बातों से समझ सकते हैं कि रेस्पायरोमीटर यानी रेस्पायरेशन, तो श्वसन। अब यहाँ पे श्वसन तो हमारे अंदर एक होने वाला प्रोसेस है, लेकिन उसका जो रेशियो है, उसकी जो दर है वो क्या है, तो उसे मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो उसे मापने के लिए हम रेस्पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा, तो वो सही आंसर क्या हो जाएगा, श्वसन दर। यानी श्वसन दर को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, रेस्पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। एटीपी का संश्लेषण, देखो अभी आपको ये पिछले क्वेश्चन में जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था तो उसमें बताया था कि एटीपी का जो संग्रहण होता है, स्टोरेज ऑफ द एटीपी, यानी यहाँ पे एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का जो संग्रहण होगा वो
किस ऑर्गन में होता है? तो यहाँ पर वो ऑर्गन कौन सा होगा? तो वो ऑर्गन होता है कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन कहीं कहीं आपको ये हिंदी में भी देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर ऑप्शन में ये हो सकता है सूत्रकणिका के नाम से। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या हो सकता है? ये सूत्रकणिका के नाम से भी पाया जा सकता है। ठीक है, और इसी सूत्रकणिका को हम किस नाम से जानते हैं? तो इसे जानते हैं कोशिका का पावर हाउस, यानी कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? तो कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाएगा या पावर हाउस किसे कहा जाएगा? तो वो कहा जाता है किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को या फिर सूत्रकणिका को। ठीक है, ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विघटन, ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विघटन क्या कहलाता है? तो जब ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विघटन होगा, यहाँ पे जब ये विरोध करेगा किस में? ग्लूकोज पायरुविक एसिड में, तो वो क्या कहलाएगा? तो वो क्या कहलाता है जी? तो आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे कौन कौन से? TCA, EMP पथ, और इसके साथ यहाँ पे क्रेब्स चक्र, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस। ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में क्या होता है? ग्लूकोज किस में टूटता है? पायरुविक अम्ल में। और यहाँ पे अगर हम पायरुविक अम्ल की बात करें तो वो पायरुविक अम्ल में टूटने वाला प्रोसेस क्या है? तो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस। और उसी प्रोसेस को हम जानते हैं एम्डेन, मेयरहॉफ और पार्नास के नाम से। तो यहाँ पर वो पथ ये हो जाएगा। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अच्छा, अगर ये ऑप्शन ना हो तो यहाँ पे क्या ऑप्शन हो सकता है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? तो वो ऑप्शन होगा आपका ग्लाइकोलिसिस। कौन सा प्रोसेस? ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस। ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में क्या होता है कि जो ग्लूकोज होगा वो ग्लूकोज किस में चेंज हो जाता है? तो ग्लूकोज चेंज हो जाता है किस में? पायरुविक एसिड में। और यही पायरुविक एसिड किस में चेंज होगा? लैक्टिक एसिड में, यानी लैक्टिक अम्ल में। और ये वही लैक्टिक अम्ल है जो मांसपेशियों में दर्द का कारण बनता है। यानी जब हम हार्डवर्क करते हैं, अधिक परिश्रम करते हैं, तो उस समय ऑक्सीजन का बॉडी में अभाव होगा, और उसके अभाव में क्या होगा कि पायरुविक अम्ल ब्रेक कर जाएगा किस में? लैक्टिक एसिड में। और जैसे ही ऑक्सीजन के अभाव में लैक्टिक एसिड बनेगा ह्यूमन बॉडी में, तो वो जमने लगेगा, और जमने पर क्या होगा? मांसपेशियों में दर्द होगा। और यही कारण है कि जितने भी एथलीट होते हैं उनकी बॉडी पूरे दिन अकड़ती रहती है, क्योंकि उनका सिस्टम एक ये रहता है, क्योंकि उनकी मांसपेशियां अनॉक्सी श्वसन करती हैं, जिसके कारण लैक्टिक एसिड उनके अंदर जमा होता है, इसलिए वो अकड़न बनी रहती है। और नॉर्मली आप अत्यधिक सो लेते हैं या कम सोते हैं, या आप बहुत ज्यादा हार्डवर्क करते हैं, तो ये कंडीशन नॉर्मल व्यक्ति के अंदर भी हो जाती है। तो मांसपेशियों में दर्द होने का कारण क्या है? लैक्टिक अम्ल का जमना। लैक्टिक अम्ल किससे बनता है? पायरुविक अम्ल से। पायरुविक अम्ल किससे बनता है? ग्लूकोज के विखंडन से। ये विखंडन कब होता है? जब ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होगा बॉडी में। ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस कौन से श्वसन में होता है? तो ये कॉमन स्टेप है, ऑक्सी श्वसन में भी होगा और अनऑक्सी श्वसन में भी होगा। बात समझ गए? तो यहां पर ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। TCA चक्र के अंत में कुल लाभ कितना होगा? TCA भी एक चक्र है जिसे हम ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस भी कहते हैं। तो इसका क्या होगा? तो 6 NADH 2 FADH 2 GTP। तो इसका सही आंसर क्या है? ये मैंने आपको बताया भी था क्लास में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। TCA में जो उत्पादन होगा वो टोटल कुल लाभ जो होगा 6 NADH का, 2 FADH का, 2 GTP का। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन क्या है? क्रेब्स चक्र व ग्लाइकोलिसिस के बीच का योजक यानी बड़ी कड़ी कौन है? कड़ी कौन है ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्र के बीच में? तो ETS पायरुविक अम्ल, ऑक्सो एसिटिक अम्ल या एसिटाइल? जी, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? यहां पर अगर हम बात करें कि क्रेब्स चक्र और ग्लाइकोलिसिस के बीच जो अम्ल बनेगा वो कौन सा बनेगा?
एसिटाइल बनेगा, पायरविक बनेगा, ETS बनेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि ऑक्सी एसिटिक अम्ल, तो ऑक्सी एसिटिक जो अम्ल होगा वो क्या रहेगा, वो क्रेब्स चक्र और ग्लाइकोलिसिस के बीच की एक कड़ी होती है। तो यहाँ पर जो ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्र का प्रोसेस जब हमारा ऑक्सीशोषण और अनऑक्सीशोषण में पूर्ण होगा तो उनके बीच में ऑक्सो एसिटिक अम्ल होता है, जिसके माध्यम से ये दोनों प्रोसेस पूर्ण होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर रहा ये। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र का संबंध किससे है, तो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र का संबंध किससे है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और आपसे अभी पूछा भी गया था कि जो ETS होगा वो क्रेब्स चक्र का एक प्रोसेस होगा। ETS किसका होगा, क्रेब्स चक्र का प्रोसेस होगा। अब क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होगी। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के अब दो ऑप्शन है, माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली में, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में। तो यहां पर ये दोनों कंडीशन में होता है, बाहरी झिल्ली में भी होगा और आंतरिक झिल्ली में भी होगा। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी बी और सी इसके हो जाएंगे राइट आंसर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ETC ट्रांसपोर्ट चेन या सिस्टम कह सकते हैं। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन परिवहन जो तंत्र होगा ये एक क्रेब्स साइक्लिंग का ऑर्डर है, और ये क्रेब्स चक्र साइक्लिंग कहाँ होता है, तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन होंगी, एक इंटीरियर होगी और एक आउटर लेयर होगी, और इन दोनों में ही क्या रहेगा, ETC का संबंध स्थापित होगा दोनों में ही। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी। किसका RQ मान 1 से कम होता है। रेस्पिरेशन क्वांटम में हम जब देख रहे थे कि ऑक्सीजन का उपयोग और CO2 का उत्पादन, यानी जब बॉडी में CO2 का प्रोडक्शन होता है तो उसमें हम कितनी हमने यूटिलाइज की है ऑक्सीजन, उसका डिवाइड करते हैं। तो उसके डिवाइडेशन में सबसे मान सबसे कम किसका होता है, तो वो मान भैया कम होता है कार्बोहाइड्रेट का, क्योंकि वो ग्लूकोज सबसे पहले साइट्रिक अम्ल में टूटता है, फिर पायरुविक अम्ल में टूटता है, फिर लैक्टिक अम्ल में टूटता है, CO2 में टूटता है, वाटर वेपर में टूटता है, और अंत तक बिली तक जब ये पहुंचेगा तो ये 0.8 हो जाता है। इसलिए कार्बोहाइड्रेट का मान सबसे कम होगा किसमें, RQ में। और कार्बोहाइड्रेट के मान की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा किसका होगा, तो वो सबसे ज्यादा होता है प्रोटीन का, जो 1 से अधिक होगा, कार्बोहाइड्रेट का 1 से कम होगा, वसा का 0 रहेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कार्बोहाइड्रेट RQ का मान 1 से कम होता है, वो किसका, कार्बोहाइड्रेट का। क्रेब्स चक्र का वह एंजाइम जो प्रथम उत्पाद बनाता है, यानी क्रेब्स चक्र किस एंजाइम को पहला ही प्रोडक्शन करता है, तो वो किसका करेगा, सिट्रेट सिंथेटेज का, मैलिक का, आइसोडिहाइड्रोनीज का, या फिर इनमें से किसी का नहीं। तो क्रेब्स चक्र जब अपना काम स्टार्ट करता है तो सबसे पहले एक एंजाइम का फॉर्मेशन करेगा, और वो एंजाइम कौन सा होगा, तो वो होगा सिट्रेज सिंथेटेज। ठीक है, सिट्रेज सिंथेटेज नामक एंजाइम का वो प्रोडक्शन करता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये थे आपके रेस्पिरेशन से संबंधित जितने भी प्रश्न जो आपको कुछ कल करा दिए थे, जो बाकी बचे थे वो ये हो गए। अब आपसे मुलाकात कल होगी शाम को 7 बजे। तो इसी तर्ज पर हमारा एक अगला टॉपिक चलेगा जो रहेगा कोशिका, और कोशिका से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सभी आपको KBA चैनल से कराए जाएंगे, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। तो बने रहिएगा KBA चैनल पर, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा, और अपने दोस्तों को भी बताइए, उन्हें भी शेयर करिए जिससे उनका भी भला हो। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।